बट एक मुलाजिम की रहनुमाई में ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। वो मेकअप में था, मगर कद की वजह से मैंने उसे पहचान लिया। मुलाजिम उसे छोड़कर चला गया तो मैंने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या हरकत थी? बट ने मुंह बिगाड़ कर कहा, मिलते ही डांट लपट शुरू कर दी। कम से कम बैठने का तो कह दिया होता। वो किसी के कहे बगैर ही एक सोफे पर बैठ गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, गुमनाम फोन कॉल के जरिए पीटर को नाइट क्लब में मेरी मौजूदगी की इत्तला देने वाले तुम ही थे। उसने बड़े फखरिया लहजे में कहा, बट के अलावा और कौन ऐसा कारनामा कर सकता है? मैं दांत पीस कर रह गया। मैंने सर्द लहजे में कहा, मैं पूछ सकता हूँ कि जनाब इसे किस बुनियाद पर कारनामा करार दे रहे हैं? वो बोला, तुम परेशान थे चीफ, इसलिए मैंने मिस्टर पीटर को तुम्हारे बारे में इत्तला दे दी। मुझे यकीन था कि वो तुम्हें सर छुपाने के लिए ठिकाना तो फराहम कर ही देंगे। क्यों मिस्टर पीटर? मैं गलत तो नहीं कह रहा? पीटर ने अहमकाना अंदाज में कहा, नहीं। फिर संभल कर बोला, मगर तुम्हें मेरे बारे में किस तरह इल्म हुआ? बर्ड अकड़ कर बोला, ये बिजनेस सीक्रेट है मिस्टर पीटर। ये बात अगर बता दी तो फिर बर्ड को कौन पूछेगा? मैंने कहा, मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें बराह रास्त मुझसे मिलने में क्या कबाहत थी? बर्ड अपनी पेशानी मसलते हुए बोला, तुम्हारे साथ वो आफत की परकाला भी तो थी, क्या नाम है उसका? मैंने भिन्ना कर कहा, वो तुम्हें खा तो ना चाहती? मेरा मूड देखकर बर्ड यकलख्त संजीदा हो गया। बोला, मुझे डर था कि इस तरह कहीं ऑलिव हार्वर्ड मुझ पर भी हाथ न डाल दे। मैडम तो पहले ही उसकी कैद में है। मैं बौखला कर खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो? तहजीब उसकी गिरफ्त में कैसे चली गई? बट ने मुझे गौर से देखा, बोला, ओह, तो तुम्हें मालूम नहीं है? मैं समझ रहा था कि तुम्हें मालूम होगा। उस रोज जब तुम और जाहिर वो फॉर्मूले हुकूमत के हवाले करने गए तो तुम्हारी वापसी नहीं हुई थी। शाम तक तो हमने तुम्हारे वापस न आने को कोई खास अहमियत न दी, लेकिन उसके बाद हम परेशान हो गए। हमने उस महकमे से राब्ता कायम किया तो मालूम हुआ कि वहां से तो तुम दोपहर को ही चले गए थे। अब सवाल ये था कि हम तुम्हें कहाँ तलाश करें। मैंने मैडम से होटल में ही रुकने को कहा और खुद तुम्हारी तलाश में निकल खड़ा हुआ। तमाम रात में वॉशिंगटन के गली कूचों में, होटलों और नाइट क्लबों में बेमकसद घूमता फिरा। सुबह हुई तो मैंने होटल का रुख किया। इत्तेफाक से जिस वक्त मैं कंपाउंड में दाखिल हो रहा था, मैंने अजीब मंजर देखा। एक कार कंपाउंड से बाहर निकल रही थी, जिसकी अकबी नशिस्त पर मैडम मौजूद थी और उनके इर्द गिर्द 2 अफराद मौजूद थे। साफ जाहिर था कि उन्हें अगवा किया जा रहा है। चुनाचे मैंने फौरन उस कार का ताकुब करने का फैसला किया और इस तरह मैं उस जगह से वाकिफ हो गया जहां मैडम को ले जाया गया था। मैं चूंकि रात भर का जागा हुआ था, इसलिए वहां की निगरानी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। चुनाचे मैंने फौरन एक प्राइवेट सुराग रसां एजेंसी की खिदमात हासिल की और खुद एक दूसरे होटल में मुंतकिल हो गया। सुराग रसां एजेंसी की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि वो इमारत जिसमें मैडम को रखा गया था हारूत राबील की मिल्कियत थी। ये भी मालूम हो गया कि इस मामले में ऑलिव हार्वर्ड भी मुलव्विस है। ऑलिव हार्वर्ड का नाम सुनकर मेरे होश उड़ गए और मुझे अंदाजा हो गया कि ये मामला मुझ अकेले के बस से बाहर होगा। चुनाचे मैंने अली ग्रुप के तमाम मेंबर्स को अमेरिका बुलवा लिया और ऑलिव हार्वर्ड की निगरानी शुरू करा दी। इन मेंबर्स को अमेरिका पहुंचे अभी दूसरा ही दिन है। मैं ऑलिव हार्वर्ड की निगरानी करा रहा हूँ। मैडम को वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया है और वो भी उसी इमारत में है जहाँ तुम थे। मैंने कहा, तुम्हें नाइट क्लब में मेरी मौजूदगी के बारे में कैसे इल्म हुआ, जबकि मैं मेकअप में भी था? बट ने कहा, जिस इमारत में तुम कैद थे उसकी निगरानी की जा रही थी और वहां से निकलने वाले हर शख्स का ताकुब किया जा रहा था। मैंने कहा, तुमने ताकुब किया तो लकी को क्यों पता नहीं चला? वो तो बहुत मोहतात थी। बट ने कहा, हम उससे भी ज्यादा मोहतात थे चीफ। ताकुब करने वाली गाड़ी की हेडलाइट्स बुझी हुई थी। मैंने कहा, क्या तुम्हें मालूम था कि मैं भी उसी इमारत में कैद हूँ? वो बोला, नहीं, हमें ये मालूम नहीं था कि तुम भी वहीं हो, लेकिन तुम वहाँ कब से थे चीफ? मैंने कहा, मुझे बेहोशी के दौरान वहाँ पहुँचाया गया था, गालिबन 2 रोज कबल की बात है। बट ने कहा, ठीक कह रहे हो चीफ, 2 रोज कबल एक बंद वैन इमारत में दाखिल हुई थी। तुम्हें उसी के जरिए अंदर पहुँचाया गया होगा, वरना तुम हमारी नजरों में जरूर आ जाते। मैं सोच में डूब गया। तहजीब ऑलिव हार्वर्ड की कैद में थी और उसे छुड़ाना जरूरी था। उसके साथ ही ऑलिव हार्वर्ड का पत्ता साफ कर देना जरूरी हो गया था। मैं उसे जितनी ढील दे चुका था वो बहुत थी। वैसे भी अब वो रिटायर्ड जिंदगी बसर कर रहा था। बट की आवाज मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लाई। जाहिर तुम्हारे साथ नजर नहीं आ रहा चीफ? मैंने कहा, उसने हमारे अजीम मिशन को अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। मेरी बात पर बड मगमूम हो गया। उसने आहिस्तगी से पूछा, ये किस तरह हुआ चीफ? मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, तफसील जानकर क्या करोगे बड? यूं समझ लो कि 6 दिन तक हम पहाड़ों में फरार होने की कोशिश करते रहे। 6 रोज पहाड़ी सफर और नाकाफी ग़िज़ा और मुसलसल बेआरामी ने जाहिर को निढाल कर दिया था। ऐसे में हादसाती तौर पर उसके जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज्यादा मिकदार चली गई। जब मैं इमारत से फरार हुआ तो उसकी हालत नाजुक थी और डॉक्टरों को उसके जिंदा बच जाने की कोई तवक्को नहीं थी। बर्ड ने कहा, एक बात पूछूं चीफ, ऑलिव हार्वर्ड ने तुम्हें जिंदा क्यों रहने दिया? वो तो तुम्हारा जानी दुश्मन है।
मैंने कहा यह बात मेरे लिए भी उलझन का बायस बनी हुई है। गालिबन वो मुझे अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है जिस तक मैं पहुंच नहीं सका। बर्ड ने कहा तो इससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी बेटी तो तुम्हारे कब्जे में है। जिस तरह पहले तुमने ओलिव हावर्ड को ब्लैकमेल किया था उसी तरह। मैंने कहा नहीं बर्ड, जो कुछ माजी में हुआ जरूरी नहीं कि उसे दोहराया ही जाए। इस बार मैं उसकी बेटी को इस्तेमाल नहीं करूंगा। बर्ड ने हैरत से कहा फिर क्या करोगे? मेरे ख्याल में तो ये एक बेहतर सूरत होती। मैंने कहा ओलिव हावर्ड से बराह रास्त टकराओ और फैसला कुन मार का। बर्ड का चेहरा खिल उठा। बर्ड ने बेहद खुश होकर कहा तुमने बहुत मुनासिब फैसला किया चीफ। पीटर बोला मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ मिस्टर बर्ड। तुम्हारी वजह से मुझे अपने एक देरीना दुश्मन से इंतकाम लेने का मौका मिल रहा है। बर्ड ने कहा इस वक्त न्यूयॉर्क में मेरे 16 साथी मौजूद हैं जो सब के सब होटलों में मुकीम हैं और उन पर भारी रकम खर्च हो रही है। पीटर ने बड़े जोश से कहा मेरी तरफ से इस रकम को दुगना कर दो। अखराजात की परवाह मत करो, जितना खर्च होगा मैं उससे दुगना अदा करने को तैयार हूँ। मैंने बर्ड को घूर कर देखा मगर वो मेरी नजरों से बेनियाज कहता रहा। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इस मद में कोई $25,000 के लगभग रकम खर्च हो चुकी है। पीटर ने कहा मैं अभी तुम्हें $50,000 का चेक देता हूँ। उसने घंटी बजाई। घंटी के जवाब में एक मुलाजिम नमूदार हुआ जिससे पीटर ने चेक बुक मंगवाई। पीटर मुझसे मुखातिब हुआ मैं तुम्हारे चेहरे पर नागवारी के तासुरात देख रहा हूँ मिस्टर एलन। यकीन करो अगर $1 मिलियन के इवज भी मैं उस शख्स से इंतकाम लेने में कामयाब हो जाऊं तो मैं समझूंगा कि मैं खसारे में नहीं रहा और सौदा सस्ता निमट गया। मैंने कहा तुम तो महज बर्ड की वजह से दरमियान में आ गए पीटर, वरना जो कुछ हो रहा है ये तो हर सूरत में होना ही था। पीटर बोला इसीलिए तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि तुमसे मेरी मुलाकात हो गई। शायद मैं अमली तौर पर उसके खिलाफ कुछ न कर सकूं मगर मुझे ये तस्कीन तो रहेगी कि मैंने उसके खिलाफ बरसरे पैकार लोगों की माली मदद की। बर्ड ने तेजी से कहा और क्या चीफ? मिस्टर पीटर हमें खुशी से रकम दे रहे हैं, हम इनसे जबरदस्ती थोड़ी ले रहे हैं। मैं मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। मुलाजिम चेक बुक ले आया था। पीटर ने चेक लिख कर बर्ड के हवाले किया जिसे उसने तह करके निहायत एहतियात से अपनी जेब में रख लिया। मैंने पीटर से कहा तुम्हें इस बात का एहसास है कि ओलिव हावर्ड तुम्हारे अज़ाइम से वाकिफ हो चुका है? पीटर ने कहा उसे यह भी तो मालूम हो गया है कि तुमने मेरे लिए काम करने से इनकार कर दिया है। मैंने कहा ठीक है लेकिन तुम्हारी शख्सियत तो उसके इल्म में आ गई है और गालिबन तुम्हारी उससे शनासाई भी है। पीटर तलखी से हंसा, बोला हाँ शनासाई तो है मगर बहुत पुरानी, अब तो मैं उसे याद भी नहीं आऊंगा। मैंने कहा लेकिन ये याद रखो कि मेरा जिक्र तुम्हारे साथ सुनने के बाद वो तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। तुमने देखा नहीं कि वो लकी से फोन पर बात करते हुए किस कदर मोहतात था। पीटर ने कहा मुझे मालूम है, वो CIA का एजेंट रह चुका है और उसके बाद मोसाद से वाबस्ता हो गया था। उसे मोहतात रहना ही चाहिए, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, मुझे तो उससे इंतकाम लेना है। मैंने कहा तुम्हें उसके बारे में खासी मालूमात हैं, खुसूसी दिलचस्पी के बगैर तो इतनी मालूमात हासिल नहीं हो सकती, और तुम कहते हो कि वो तुम्हें पहचान भी नहीं सकेगा। पीटर बोला मैंने तुमसे कहा था एलन कि मैं तुम्हें उससे अपनी दुश्मनी की वजह नहीं बता सकूंगा, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें बता दूं ताकि तुम भी फैसला कर सको कि मैं हक बजानिब हूं कि नहीं। पीटर बात तो मुझसे कर रहा था मगर उसकी निगाहें जैसे दूर कहीं खला में किसी गैर मरई नुक्ते पर मरकूज थी, हालांकि वहां किसी खला का वजूद नहीं था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद पीटर ने मगमूम आवाज में कहना शुरू किया, ये 30 साल पहले की बात है। मैं और ओलिव एक ही स्कूल में ज़ेरे तालीम थे, मगर मुख्तलिफ क्लासों में होने की वजह से हमारे दरमियान रस्मी वाकफियत थी। उस स्कूल में मेरी छोटी बहन भी पढ़ती थी जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। उस मरदूद की उम्र उस वक्त 16 बरस थी। मैंने हाथ उठाकर गंभीर लहजे में कहा, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है पीटर, मैं समझ गया कि क्या वाकया हुआ होगा, और ये भी यकीन रखो कि ऐसा सफाक शख्स इबरतनाक अंजाम को पहुंचे बगैर नहीं रह सकेगा। पीटर बोला मैंने उस वक्त कसम खाई थी कि इससे इंतकाम जरूर लूंगा। वो ज़हनी और जिस्मानी एतबार से मुझसे बरतर था। मैंने जज्बात में आकर उस पर हमला किया तो उसके हाथों बुरी तरह पिटा। वो खुद भी बदमाश था और उसके सारे दोस्त भी उसी की तरह बदमाश थे। बुरी तरह जख्मी होने के बाद ये बात मेरी समझ में आ गई कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैंने ये अहद कर लिया कि जिस तरह भी मुमकिन हो उससे इंतकाम लेकर रहूंगा। फिर मेरे जहन में ये बात जमकर रह गई कि अगर मेरे पास दौलत हो तो मैं उससे इंतकाम ले सकता हूँ। उसके बाद की कहानी बहुत तवील है। मैंने किस तरह इतनी दौलत हासिल की और इसके लिए क्या क्या नाजायज ज़राए इस्तेमाल किए, इससे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। लेकिन इतनी दौलत हासिल करने के बावजूद मेरे और ओलिव हावर्ड के दरमियान जो फर्क था वो बरकरार रहा, बल्कि उसमें इजाफा ही हो गया। मैंने बारहा उस पर हमले कराए मगर कोई एक भी कारगर न हुआ। मेरे ही कई आदमी मारे गए और उसका कुछ भी न बिगड़ा। वो आज भी इतना ही जालिम है। लोगों की जिंदगियों से खेलना उसका महबूब मशगला है। पीटर की आवाज भर्रा गई और वो खामोश हो गया।
मैंने पूछा, इस दौरान उसे कभी पता नहीं चल सका कि उस पर कौन हमले करवाता रहा है? पीटर बोला, नहीं, और ये अच्छा ही हुआ। अगर उसे ये मालूम हो जाता कि इन हमलों की पुष्ट पर मैं हूं, तो शायद मैं भी उसके हाथों मारा जाता और अपनी मासूम बहन का इंतकाम लेने की हसरत सीने में ही लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाता। बर्ड सन्नाटे के आलम में बैठा था। मैंने पीटर को बर वक्त रोक दिया, लेकिन उसके बावजूद बर्ड समझ गया था कि पीटर की मासूम बहन ऑलिव हार्वर्ड की हवस का निशाना बन गई होगी। इतनी अक्ल तो वो रखता ही था कि ये बात उसकी समझ में आ जाती। मेरे जिस्म में भी खून की गर्दिश तेज हो गई थी और मैं ऑलिव हार्वर्ड को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। मगर जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से नुकसान ही होने का अंदेशा था। मैं उस पर इस तरह हाथ डालना चाहता था कि वो किसी भी तरह मेरी गिरफ्त से न निकल सके। मैंने खूब गौर खौज करने के बाद कहा, सुनो पीटर, अब तक तो तुम ऑलिव हार्वर्ड की नजरों में आने से बचे रहे, मगर इस बार उसकी नजरों में आ गए हो, इसलिए अब तुम्हें बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है। पीटर ने कहा, मेरी बहन की कहानी आम नहीं है। मेरे गिरोह के सारे लोग जानते हैं कि मैं ऑलिव हार्वर्ड का दुश्मन हूँ, मगर ये किसी को नहीं मालूम कि क्यों हूँ। मैंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बारे में तहकीकात करते हुए मुमकिन है कोई ऐसी बात उसके इल्म में आ जाए जो उसकी यादाश्त ताज़ा कर दे। वो बोला, पीटर मेरा बाद में इख्तियार किया हुआ नाम है। मेरे वाकिफकारों में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे असल नाम से वाकिफ हो। मैंने अपने माजी को बहुत गहरा दफन कर दिया है, अब कोई इसे खोद कर नहीं निकाल सकता। मैंने एक तवील सांस ली, कहा, यह सब कुछ ठीक है पीटर, मगर जहां तुमने इतनी एहतियात बरती है वहां थोड़ी सी एहतियात और कर लो। वो बोला, तो फिर तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं खुद को पूरी तरह तुम्हारे हवाले करता हूँ। मैंने मुतमईन अंदाज में कहा, ठीक है, तुम्हारे बंगले की निगरानी हो रही है। निगरानी करने वाले जाहिर हैं ऑलिव हार्वर्ड के ही आदमी होंगे, इसलिए तुम्हें फौरी तौर पर रूपोश हो जाना चाहिए। पीटर बोला, जब मेरे बंगले की निगरानी हो रही है तो मैं किस तरह रूपोश हो सकूंगा? बंगले से निकलते ही मेरा ताक़ुब शुरू हो जाएगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, इस बात की जमानत मैं देता हूँ कि वो लोग तुम्हारा ताक़ुब नहीं करेंगे। पीटर ने हैरत से कहा, ताक़ुब नहीं करेंगे तो फिर निगरानी करने का फायदा? मैंने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा, क्या तुम्हारा कोई ऐसा मुलाजिम है जो कद काठ में तुम जैसा हो? पीटर बोला, ओह हाँ, जैक्सन मुझे बता रहा था कि तुम मेकअप बहुत उम्दा करते हो। ठीक है, ऐसा एक शख्स है तो सही, मगर वो यहाँ नहीं है, क्लब में है। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या उसके पास अपनी कार है? पीटर ने इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा, बस तो तुम उसे यहाँ बुलवा लो, वो अपनी कार में यहाँ आएगा और जब वापस जाएगा तो उसके मेकअप में तुम होगे और उसकी कार ड्राइव करके ले जाओगे। जाहिर है वो लोग तुम्हारे मुलाजिम का ताक़ुब करने से तो रहे। पीटर ने अपने उस मुलाजिम को बुलवाने के लिए फोन किया, फिर मुझसे बोला, मगर मैं जाऊंगा कहाँ? मैंने कहा, तुम उसी होटल में कमरा बुक करवा लो जहाँ बर्ड ठहरा हुआ है, यहाँ से निकल कर वहीं चले जाओ। पीटर बोला, इसकी क्या जरूरत है? मेरे बहुत से खुफिया ठिकाने हैं, उनमें से किसी जगह चला जाऊंगा। मैंने सख्ती से कहा, नहीं, तुम होटल में ही ठहरोगे। इस वक्त हम जरा सी बेएहतियाती के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पीटर ने पूछा, और मेरा वो मुलाजिम जो मेरे मेकअप में होगा वो कहाँ जाएगा? मैंने कहा, ये उस पर मुनहसिर है कि वो कितनी सलाहियतों का मालिक है। अगर वो तुम्हारी हैसियत में तुम्हारी जगह काम कर सकता है तो करे, वरना यहीं क़याम करे। पीटर ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं, वो अमलन मेरी जगह नहीं ले सकता, इसलिए कि उसके सुपुर्द सिर्फ ये काम है कि क्लब में लड़ाई झगड़े करने वालों से निपटे। वो मेरी जगह कैसे काम कर सकेगा? मैंने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, कारोबार चलता रहेगा। जैक्सन तो मौजूद ही है। कुछ देर बाद पीटर का वो मुलाजिम आ गया जिस पर उसका मेकअप किया जाना था। जितनी देर में उस पर मेकअप करता रहा, पीटर उसे हिदायत देता रहा। फिर मैंने पीटर पर उसका मेकअप कर दिया। मैंने बट से कहा, अब तुम मिस्टर पीटर के साथ जाओगे और रास्ते में किसी जगह से फोन करके मुझे बताओगे कि तुम्हारा ताक़ुब तो नहीं किया गया। अगर ताक़ुब न किया जाए तो उन्हें अपने साथ होटल ले जाना, ये वहीं क़याम करेंगे। बट ने कहा, और अगर ताक़ुब किया गया तो क्या होगा चीफ? मैंने कहा, जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। अगर ताक़ुब किया गया तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या करना है। बट ने कहा, ओके चीफ, और पीटर की तरफ मुतवज्जे होते हुए बोला, आइए मिस्टर पीटर। मैंने पीटर से कहा, जैक्सन को यहाँ भेजते जाना ताकि मैं उसके साथ वापस चला जाऊं। वो सर को असबाती जुम्बिश देकर बाहर निकल गया। जैक्सन ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो उसने उस मुलाजिम पर नजर डाली जो पीटर के मेकअप में था। बोला, तुम वाकई बाकमाल आदमी हो मिस्टर एलन। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी बाकमाल बना सकता हूँ, मगर तुम तो चाहते ही नहीं। एक ही सबक में बेजार हो गए। जैक्सन ने झेंप कर कहा, मैं थ्योरी का आदमी नहीं हूँ मिस्टर एलन। अगर तुम प्रैक्टिकल करवाते तो मैं कभी बोर ना होता। मैंने कहा, तुम प्रैक्टिकल से भी भाग जाओगे क्योंकि इस फन में गुद्दियों में सुराख करने की कोई गुंजाइश नहीं। जैक्सन ने जोरदार कहकहा लगाया। बोला, क्या मेकअप के जरिए मुझ जैसे स्याहफाम की रंगत तब्दील की जा सकती है? मैंने कहा, ऐसे लोशन तो मौजूद हैं जिनसे सफेद जिल्द को स्याह किया जा सकता है,
मगर ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे स्याह रंग को सफेद किया जा सके। इसके लिए तो पूरे चेहरे का मास्क तैयार करना पड़ेगा, जो एक मेहनत तलब काम है और बेहद महारत का मुतकाजी है। बट का फोन आने तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। फोन जैक्सन ने उठाया था, फिर रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। बट ने कहा, हमारा ताकुब नहीं किया जा रहा चीफ, मैंने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया है। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम होटल जाओ, ऑलिव हार्वर्ड की निगरानी कराते रहो, मैं कल सुबह तुमसे राब्ता कायम करूंगा। फोन बंद करके मैं जैक्सन की तरफ मुड़ा। मैंने कहा, और अब मिस्टर जैक्सन, मैं वापस जाऊंगा, तुम जिस तरह मुझे लाए थे उसी तरह छोड़ कर आओगे। मैं जैक्सन के साथ वापस आ गया। हमारा ताकुब भी नहीं किया गया था। इसका मतलब यही था कि ऑलिव हार्वर्ड ने अपनी पूरी तवज्जो पीटर पर मबजूल कर रखी थी। वो ये जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहा होगा कि वो कौन शख्स है जो उसका जानी दुश्मन है और वो उससे वाकिफ तक नहीं है। जैक्सन मुझे बाहर ही छोड़कर चला गया। अंदर लकी मेरी मुंतजिर थी। उसने अपनी आवाज में दुनिया जहान के गिले शिकवे समेटते हुए कहा, कहाँ रह गए थे तुम? जैसे मैं ही उसकी उम्मीदों और आरजुओं का वाहिद मरकज हूँ। मैं न हूँगा तो वो बेसहारा रह जाएगी। मगर मैं खुद जानता था कि हकीकत क्या है। वो मुझसे ये मालूम करना चाह रही थी कि मैं क्या करता फिर रहा था। कहीं उसके बाप या उसके वतन के खिलाफ किसी सरगर्मी में फिर से मुलव्विस तो नहीं हो गया था। मैंने अपने होंठों पर एक मस्तनूई मुस्कुराहट सजाई, जैसे दिलो जान से उस पर कुर्बान हो जाना चाहता हूँ। हालांकि मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था कि उसकी सुराहीदार गर्दन पर अगर तेज धार छुरी फेर दी जाए तो कैसा रहेगा। लेकिन मैंने अपने किसी अंदाज से अपनी सोच को जाहिर न होने दिया। मैंने कहा, पीटर ने इस उम्मीद पर मुझे बुलाया था कि शायद मैं उसके लिए काम करने पर आमादा हो जाऊं। लकी ने बेकरारी से पूछा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? उसने कोशिश की थी कि बेकरारी उसके लहजे से न झलकने पाए, मगर मैं उसकी बेताबी समझ रहा था। मैंने कहा, वही जो हमारे दरमियान तय हो चुका था। मैंने उसे कह दिया कि मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ। वो बोली, फिर उसने क्या कहा? मैंने कहा, कहता क्या? खासा मायूस नजर आ रहा था। शायद उसे उम्मीद थी कि मुझे अपने लिए काम करने पर तैयार कर सकेगा। लकी ने रूठे हुए अंदाज में कहा, तुमने इतनी देर कर दी? मालूम है मैंने अभी तक दोपहर का खाना भी नहीं खाया। मैंने हंसकर कहा, दोपहर को तो हम साथ ही थे, और फिर मैंने भी कौन सा खाना खा लिया है। 2 बार नाश्ता करने के बाद गुंजाइश ही नहीं बची थी। लकी ने कहा, फिर आओ खाना खा लेते हैं, और मुझे न चाहते हुए भी खाने की मेज पर जाना पड़ा। ये सुनने के बाद कि तहजीब ऑलिव हार्वर्ड की कैद में है, मेरे लिए एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा था। खाने को क्या खाक जी चाहता, मगर महज इस ख्याल से खाना खाने बैठ गया कि कहीं लकी मशकूक ना हो जाए। खाने के दौरान लकी ने कहा, तुमने पीटर के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया है। क्या इसका मतलब यह है कि अब तुम खुद भी डैडी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे? मैंने उसे टालने के लिए कहा, मैं इन चक्करों में पड़कर वक्त जाया नहीं करना चाहता।